शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है लिंग पर आधारित भारत में कितना भेदभाव हो रहा है। लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी जिसको कहते हैं। यहाँ पर हम महिलाओं की, लड़कियों की, बच्चियों की, सबकी बातचीत करने वाले हैं कि उनको पुरुषों की अपेक्षा कितने अधिकार मिले हैं अभी तक, उनके शरीर के ऊपर उनकी कितनी ऑटोनॉमी है, अपने शरीर के ऊपर वो कितना अधिकार जता सकती हैं, अपने जीवन में वो डिसीजन कितना ले पा रही हैं, इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। यदि हमें कभी निबंध लिखने के लिए आता है तो यहाँ निबंध की जो लाइन्सें रहेंगी वो इस प्रकार रहेंगी। फैमिलीज एंड कम्युनिटीज प्रॉस्पर। कोई भी परिवार, कोई भी समुदाय तभी प्रॉस्पर हो सकता है व्हेन वुमन हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। कोई भी फैमिली, कोई भी समुदाय, समाज तभी प्रगति कर सकता है जब महिलाओं के पास में इतनी पावर रहे, इतनी शक्ति रहे कि वो अपनी चॉइस चुन सकें, अपनी चॉइस ले सकें, बॉडी से रिलेटेड और ज़िंदगी से रिलेटेड। शुरुआत करी जाती है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की इस साल की थीम से। ठीक है, इस साल की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम रही थी वो थी अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, यहाँ अनलीजिंग वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अनलीजिंग का मतलब होता है उन्मुक्त। ठीक है, किसी चीज़ को ओपन कर देना। अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन, महिलाओं की आवाज़ को ऊपर उठाना, गर्ल्स की आवाज़ को ऊपर उठाना। इसके साथ साथ में वर्ल्ड की जो अनंत पॉसिबिलिटीज़ है वो उनके लिए भी खोल देना कि नहीं, ये जो विश्व में इतने सारे अवसर हैं वो महिलाओं के लिए भी मौजूद हैं। यदि हम जो है पूरा फुल पोटेंशियल ऑफ वुमेन को अनलॉक कर देते हैं, गर्ल्स को अनलॉक कर देते हैं और इनकरेज करते हैं उनकी डिज़ायर को फॉर देयर फैमिलीज एंड देमसेल्व्स, वी गैल्वेनाइज हाफ द लीडरशिप आइडियाज, इनोवेशन, क्रिएटिविटी अवेलेबल टू द सोसाइटीज़। इसका मतलब ये है हमने लीडरशिप के लिए रास्ते खोल दिए हैं, नए नए आइडियाज़ अब आएंगे, इनोवेशन आएगा, क्रिएटिविटी आने वाली है अब सोसाइटी में। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी यदि हम महिलाओं को देते हैं, महिलाओं की क्या कंडीशन है। हम भारत की यदि हम बात करें जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस नेशन बन गया है, द टेम्पलेट फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट, बी इट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, मस्ट आल्सो इंक्लूड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एट इट्स कोर। भारत को अपने कोर में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना पड़ेगा वो है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को। इसके बाद बात आ जाती है पॉपुलेशन नंबर्स एंड टारगेट से रिलेटेड। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सरकार कौन कौन सी नीति अपना रही है। कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि असम जैसी जगह है या फिर और जो कुछ पहाड़ी राज्य हैं जहाँ पर कह रहे हैं कि हम जनसंख्या कंट्रोल नीति लेकर के आएंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लेकर के आएंगे। सरकार ने क्या बोल दी है, जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको सरपंच के पद पर हम खड़ा नहीं होने देंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ठीक है पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हमें क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी देना है प्रत्येक महिला को, क्योंकि वो उसके ऊपर निर्भर है वो कितने बच्चे रखना चाहती है, कौन कौन सी मेथड अपनाना चाहती है। गर्भ निरोधक उपायों के लिए हम बात करें, हम क्या काम करते हैं, हम टोटल फर्टिलिटी रेट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। हमें फैमिली प्लानिंग सर्विस के ऊपर फोकस करना चाहिए कि प्रत्येक महिला तक जो परिवार नियोजन के उपाय हैं वो पहुंच सकें जिनको इसकी ज़रूरत है। हम क्या काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि पॉपुलेशन साइज ऑफ ए फैमिली, भारत के लिए फैमिली का पॉपुलेशन साइज कैसा रहेगा, इकोनॉमी, कंट्री एंड इवन द वर्ल्ड ऑट टू बी। यहाँ तक कि कंट्री भी सोचता है, देश भी सोचता है, समुदाय भी सोचता है, विश्व भी यही सोचता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर नो आइडियल नंबर और फिगर
आप ये कह सकते हैं जब निष्कर्ष निकलता है तो ऐसा कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि एक प्लानिंग फैमिली में 2 बच्चे ही ठीक है कि 3 बच्चे ही ठीक है। अभी चाइना ने देखो तेज़ी के साथ में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। आज के समय में चाइना मजबूर हो गया है कि वो कपल्स लोगों को बोल रहे हैं कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे रखिए, 3 बच्चे रखिए, 2 बच्चे रखिए, 1 बच्चा तो बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि वहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन अब बची नहीं है, वहाँ पर केवल बूढ़े बूढ़े ही लोग बचे हैं। ऐसे में फिर चाइना की इकोनॉमी को चलाने के लिए जब वहाँ के युवा ही लोग नहीं रहेंगे तो उसकी जाहिर सी बात है इकोनॉमी फिर बचने वाली नहीं है। पॉपुलेशन स्टेबिलिटी कैसे करके आती है? जब जो रिप्रोडक्टिव और जो सेक्सुअल हेल्थ डिसीजन हैं ये इनको आप फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कर दें, ठीक है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी वायलेंस के रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ डिसीजन लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन स्टेबिलिटी धीरे धीरे करके आएगी। फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव की यदि हम बात करें क्या क्या अभी तक हमने लिए हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो कि 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और आज 11 तारीख ही है, ठीक है। इंडिया सराहना कर सकता है अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए जो जो इनिशिएटिव इसने लाया था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। जैसे कि हमें प्रोवाइड करना है एक बढ़ती हुई कम्प्रहेंसिव पैकेज को, ये रहेगा प्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस से रिलेटेड प्रत्येक पोटेंशियल बेनिफिशरी को। इसके अलावा हमें फोकस करना पड़ेगा कुछ मॉडर्न शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक कुछ नए नए उपायों की हमें ज़रूरत है, कुछ परमानेंट मेथड, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, काउंसलिंग की ज़रूरत है, सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इसमें इंक्लूड है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इससे क्या है, अनचाहा जो गर्भ है उसको रोका जा सकता है और वो भी सेफ तरीके से। इसके अलावा जो हमारे देश में कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल में करे जाते हैं उसकी सेक्टर को हमें और भी ज़्यादा विस्तारित करने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको हम गर्भ निरोधक उपाय बोलते हैं। इंडिया का कमिटमेंट रहा है फैमिली प्लानिंग 2030 की तरफ में। इसमें इंक्लूड है कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट को एक्सपांड करना, विस्तार करना। इसके अंतर्गत हमें नए नए कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन लेकर के आना पड़ेगा। एडवांसेस वुमेन्स राइट्स एंड ऑटोनॉमी, जिससे महिलाओं के अधिकार और जो ऑटोनॉमी है वो बनी रहेगी। इसके साथ साथ में यदि आप टाइम से क्वालिटी वाली और सस्ती फैमिली प्लानिंग सर्विस अवेलेबल करा दे रहे हैं महिलाओं को, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो अनस्पेस्ड प्रेगनेंसीज हैं इनके चलते चलते जो न्यू बॉर्न्स का हेल्थ होता है वो प्रभावित होता है। इसके साथ साथ में मातृ मृत्यु दर भी प्रभावित होती है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट का हेल्थ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने दिखाया है हमको स्थिर प्रोग्रेस ओवर द ईयर। साल दर साल हमें प्रोग्रेस देखने को मिल रही है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी जाती है, जन्म के समय में जो जीवन प्रत्याशा है कोई व्यक्ति कितना जीवित रह पाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा है कंट्री में। पिछले सालों की यदि हम चर्चा करें तो 1990 के दशक से आज के समय में देखें तो काफ़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। आज के समय में जो इंडियन हैं वो लंबा समय जी रहे हैं, देखा जाए तो 10 साल का तो फिर भी अंतर आ गया है। वहीं मैटरनल हेल्थ की बात करें, मातृ स्वास्थ्य की बात करें, माँ के स्वास्थ्य की बात करें, तो इस मामले में काफ़ी इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स हमको देखने को मिली है, मतलब प्रगति देखने को मिली है। करंट रेट की बात करें मैटरनल मोर्टेलिटी की तो वो 97 है। 1 लाख जन्म यदि होता है बच्चों का, 1 लाख जो डिलीवरी हो रही है उसमें 97 महिलाओं की डेथ हो जाती है 1 साल में। 2004 में ये डाटा 254 हुआ करता था। इसके अलावा जेंडर एम्पावरमेंट की बात करें यहाँ पर, लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हमें ध्यान देना है वो है जेंडर एम्पावरमेंट। ट्रम्प वर्ड यूज़ किया गया है, ट्रम्प मतलब विजय उल्लास। तो सन 2000 के शुरुआत से ही इंडिया हैज़ कट द नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस बाई हाफ। सन 2000 से लेकर के आज तक आप देखेंगे तो जो चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं उसको आधा कर दिया गया है।
इसके अलावा कम उम्र में प्रेगनेंसी हो जाना, इसमें भी हमें डिक्रीज देखने को मिला। इसके साथ साथ में कुछ इम्पोर्टेंट सर्विस हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, पोषण, इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 का जो डेटा है वो बताता है कि महिलाओं के पास में उतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं है जितनी होना चाहिए। कई सारी जो महिलाएं हैं कंटिन्यू फिजिकल ऑटोनॉमी को फेस कर रही हैं। मोस्ट रिसेंट जो डाटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वो प्रस्तुत किया गया। लगभग 10% महिलाएं ऐसी हैं जो कि स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकते हैं अपने खुद के हेल्थ को लेकर के। 11% महिलाएं ऐसा विश्वास करती हैं कि शादी से संबंधित मैरिटल वायलेंस एक्सेप्टेबल है यदि महिला रिफ्यूज़ करती है संबंध बनाने से। ठीक है, इसके अलावा चौथे नंबर में बात करा जाता है कि जो जितनी भी प्रेगनेंसीज हो रही हैं, हाफ ऑफ द प्रेगनेंसीज इन इंडिया आर अनप्लान्ड। ठीक है, बिना प्लानिंग के प्रेगनेंसी हो जाना, एज दे आर ग्लोबली। ये चीज़ इंडिया में अकेला नहीं है, ये पूरी देश दुनिया में है। अब कुछ मोस्ट इफेक्टिव रास्तों की हम बात करते हैं जिससे हम आउटपुट एंड इनकम ग्रोथ को श्योर कर सकते हैं। इन द एजिंग सोसाइटीज़ दैट वरी अबाउट लेबर प्रोडक्टिविटी, जिस देश में जिस समाज के लोग बूढ़े हैं वहाँ पर आपको आसानी से लेबर की प्रोडक्टिविटी घटती हुई दिखाई देगी। अचीविंग जेंडर पार्टी इन द वर्कफोर्स, हम चाहते हैं कि वर्कफोर्स में महिलाएं भी पार्टिसिपेट करें। हमारे देश की पॉपुलेशन बूढ़े होती जा रही है, कंधे से कंधे मिलाकर के महिलाएं भी काम करें, इससे आउटपुट अच्छा मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होते रहेगी। एंड इन कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसी कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, तो महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है एजुकेशन के माध्यम से, फैमिली प्लानिंग के माध्यम से, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो हमारे देश को, हमारे देश की महिलाओं को प्राप्त हो सकते हैं। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। यदि हम जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता के ऊपर फोकस करते हैं तो इससे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से पॉपुलेशन डायनेमिक्स की तरफ में हम मुड़ सकते हैं। यदि हम जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं, इसका मतलब ये है हम हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडिया के पास में काफ़ी महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो एडवांस कर सके, आगे बढ़ सके जेंडर इक्वालिटी के मामले में और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। फैक्ट वाली बात यह है, यदि हम वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 10% भी बढ़ाते हैं, माइट अकाउंट फॉर 70% ऑफ पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जीडीपी की 70% तक संभावना है कि उसकी ग्रोथ हो सकती है, मतलब $770 बिलियन इन एडिशनल जीडीपी बाई 2025। हम अपनी जीडीपी में $770 बिलियन और ऐड कर सकते हैं यदि महिलाओं की 10% भागीदारी भी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के हमको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जेंडर इक्वालिटी कैन बी इंश्योर्ड, हम लैंगिक समानता को कैसे करके इंश्योर कर सकते हैं? इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा महिलाओं की लाइफ के ऊपर, प्रत्येक स्टेज में, बच्चे से लेकर के एडोलसेंस से लेकर के मैच्योरिटी तक। बच्ची पैदा हुई है, फिर किशोर अवस्था, फिर वयस्क, ये जो पूरी अवस्था है यहाँ तक हमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके लिए जो पहला कदम हमें उठाने की ज़रूरत है कि हमें महिलाओं के साथ में, वुमेंस के साथ में, अदर जो मार्जिनलाइज पीपल है उनके साथ में इंगेज करना पड़ेगा। हमें फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कुछ नियम कानून और पॉलिसीज़ जिससे हम उनको एम्पावर कर सकें, उनके अधिकार दिला सकें। एंड टेक द लाइफ चेंजिंग पर्सनल डिसीजन आर द फर्स्ट स्टेप इन दिस डिसीजन। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से संबंधित। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, हमारे देश में जो ख़राब पानी की समस्या है उससे कैसे करके हम निपट सकते हैं। ठीक है, ख़राब पानी जिसके चलते चलते बहुत सारी दूषित जल के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां होते हैं, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया उसमें पैदा हो जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। वेस्ट वाटर सर्विलांस को हमें सबसे पहले समझना होगा कि वेस्ट वाटर सर्विलांस आखिर होता क्या है।
वेस्ट वाटर सर्विलांस एक प्रकार से प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हम वेस्ट वाटर की टाइम टाइम पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि इसमें कहीं कोई दूषित चीज़ तो नहीं आ गई है। यहाँ पर शुरुआत करी जाती है जॉन स्नो, लंदन में एक डॉक्टर हैं। इन्होंने खुद को 1854 में विनाशकारी हैजा के प्रकोप के बीच में पाया था। इनको हैजा ने घेर लिया था। तो काफ़ी घनी आबादी वाले सोहो डिस्ट्रिक्ट में एक श्रमसाध्य जांच में उन्होंने, ठीक है, पहले से ब्रॉड स्ट्रीट पर एक दूषित पानी पंप में महामारी के स्रोत का पता लगाया था। उनको लगा था कि ये जो बीमारी है ये यहाँ से फैल रही है। इसके बाद देखा गया कि जब पंप के हैंडल को हटा दिया गया तो महामारी कम हो गई थी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो डॉक्टर का काम है, रोग की रोकथाम और नियंत्रण की क्षमता को बताते हैं। तो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरण पर दोबारा हमें फोकस करने की ज़रूरत है। द लांसेट ग्लोबल हेल्थ पत्रिका में हाल ही में कुछ स्टडी पब्लिश की गई है। इसमें कहा गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग करने का वादा दोहराया गया है। यहाँ पर बताया जाता है कि हम जो पानी को वेस्ट कर दे रहे हैं, क्या हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात, पोलियो वायरस की बात कर लें तो मूल रूप से कमेटी के भीतर में पोलियो वायरस के प्रसार की निगरानी के लिए 80 साल से अधिक समय पहले प्रस्तावित इस रणनीति ने पोलियो वायरस पर भारत की जीत की पुष्टि करने में भूमिका दिलाई थी। हाल के वर्षों में हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में देखा जाए तो सुधार हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की बात करी जाती है, मतलब गवर्नमेंट कितना मॉनिटरिंग कर पा रही है हेल्थ सिस्टम को। इसके अलावा भी बहुत सारी चुनौतियां सरकार ने फेस की है, जैसे कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट क्या कहती है। सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है, असमान कवरेज, इसके अलावा जो रोग विशिष्ट प्रयास हैं, इसके मामले में कोई कदम नहीं उठा पा रहा है। ऐसे मुद्दों से वो जूझ रहा है। वेस्ट वाटर सर्विलांस की यदि हम बात करें तो भारत में अपशिष्ट जल निगरानी में ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपशिष्ट जल है, तालाब में भरा हुआ है, शहरी इलाकों में जो सीवेज सिस्टम में पानी मौजूद है, विभिन्न स्रोतों से नमूनों का नमूनाकरण करना है। इसके बाद इनका हमें विश्लेषण करना है। इसके बाद हमारे पास जो सैंपल आए हैं, इनको टेस्टिंग के लिए हम भेजेंगे पार्टिकुलरली लेबोरेटरी में, लैब में, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें डिजीज़ काजिंग कौन कौन से एजेंट हैं, सच एज जेनेटिक फ्रेगमेंट ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस। क्या बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है यहाँ पर फैला हुआ है। इसके बाद राइटर का कहना है कि जो वेस्ट वाटर सर्विलांस सिस्टम चल रहा है नया वाला, इसके अलावा हमारे पास में जो पुराना एग्जिस्टिंग सर्विलांस सिस्टम मैकेनिज्म चल रहा है, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, इन दोनों को एक कर दो। इससे इंडिया का जो एपिडेमियोलॉजिकल कैपेसिटी है, इस प्रकार की बीमारी से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है, उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी नेटवर्क को, इससे क्या हो जाएगा, हम खुद ही जो वेस्ट वाटर सैंपल है उसकी टेस्टिंग कर पाएंगे, सैंपल्स इनटू सर्विलांस रिपोर्टिंग, और इसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे सर्विलांस की रिपोर्टिंग में। इससे मजबूती मिलेगी हमारी कैपेसिटी को, हम डिटेक्ट कर सकते हैं डिसीज़ को अर्ली स्टेज में। इसमें इंक्लूडिंग है ऐसे एरिया को, ठीक है, इनसे एरिया को डिटेक्ट करना, ठीक है, जहाँ पर हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करी जा सकें। यहाँ पर हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कर सकें, ठीक है, जहाँ पर लिमिटेड सेवाएं अवेलेबल हैं वहाँ पर हम अपनी सेवाओं को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और जो हमारे पास विकल्प मौजूद है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसका उद्देश्य था कि जो हेल्थ की सर्विस है इसको हम एक ऑनलाइन मंच बना सकें। यदि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपशिष्ट जल निगरानी के लिए, तो ये हमें एक अवसर प्रदान करता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि कौन सी बीमारी
कितनी बढ़ रही है, इसका ऑनलाइन हम निगरानी रख सकते हैं। अधिक प्रभावी टारगेटेड सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की सुविधा हमें मिल सकती है। इसके बाद हमें दूसरा जो काम करना है वो डेटा का साझाकरण करना है। ठीक है, ये केवल हमारे घर का मुद्दा नहीं है बल्कि इंटरनेशनल पर भी इसको हमें विचार करना पड़ेगा। तो सीमाओं के भीतर और बाहर उपयुक्त एजेंसियों के बीच में डेटा की पहुंच होना चाहिए। दोनों के बीच में सहयोगात्मक स्ट्रेटजी होना चाहिए। आंतरिक रूप से बात करें तो सरकार के सभी लेवल पर स्वास्थ्य विभाग को अपशिष्ट जल निगरानी डेटा तक पहुंच हमें प्रोवाइड करना, सबको डेटा की जानकारी रहना पड़ चाहिए। इससे रोग की निगरानी हो सकती है और आने वाली प्रक्रिया के लिए हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद राजनीतिक समर्थन और फंडिंग की भी हमको ज़रूरत है। ये काफ़ी उत्साह वाली बात है कि भारत पहले से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्लानिंग में काफ़ी आगे रहा है, उसने पैसा भी जुटाए हैं। वर्तमान चर्चा में नवाचार और कार्यान्वयन के महत्व पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है वो नीति आयोग के वर्तमान दृष्टिकोण के अनुरूप ही है। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक बार मौका मिला है, ठीक है, कि इस मुद्दे को फिर से उठाया जा सके। हाल की महामारियों के मद्देनज़र ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी पर दुनिया का ध्यान जा रहा है। ये G20 का मंच कहता है कि हमें हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्नत करना है, ठीक है, जिससे जो अपशिष्ट जल के नमूने को स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के एक आवश्यक घटक के रूप में इंटीग्रेट किया जाता है। इसके बाद सीधे चलते हैं हम फॉरेन वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं फॉरेन वाली न्यूज़ को। तो आज के समय में, आज के दिन हम मैप को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैप पर आधारित जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि किसी चर्चित व्यक्ति का नाम और उसके देश का नाम दे दिया जाता है सही जोड़ी के रूप में। कोई चर्चा वाली जगह है, उसका नाम दे दिया जाएगा, वो कौन से देश से रिलेट करती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब फॉरेन वाले पेज में यदि हम जाएंगे ना, तो जो डच पीएम हैं मार्क रूट, इन्होंने राजनीति से इस्तीफ़ा दे दिया है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहे हैं। मार्क रूट ये एक डच पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने सेवा दिया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, कहाँ पर, नीदरलैंड को 2010 से ही। ही वॉज आल्सो द लीडर ऑफ पीपुल्स पार्टी ऑफ फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम 2006 से लेकर के 2023। देखा जाए इनकी जो पीपुल्स पार्टी है फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ये 2006 से लेकर के 2023 तक नेता रहे थे। इनकी जो पार्टी है वो क्या है, पीपुल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। इसके पहले वो कौन कौन से पद पर रह चुके हैं, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नीदरलैंड के भी मेंबर रह चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो देखिए, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग डच प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम रूट, इन्होंने पॉलिटिक्स से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। 13 साल पावर में ये रहे थे। डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट ने अनाउंसमेंट किया है मंडे को कि हम जो है पॉलिटिक्स से अपना करियर अब ख़त्म कर रहे हैं, रिटायर ले रहे हैं। 13 साल हम पावर में रहे हैं। इनका जो निकनेम था वो था टेफ्लॉन मार्क फॉर सर्वाइविंग स्कैंडल्स दैट हिज फॉर गवर्नमेंट। The center-right leader said he would stand down after election sparked by the collapse of his latest coalition over the row about migration. माइग्रेशन से रिलेटेड क्या है, इनकी जो गठबंधन की सरकार है वो गिर गई थी। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट रहा था उनके टाइम पीरियड में वो था शूटिंग डाउन मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MH17 ओवर यूक्रेन इन 2014 में मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH17 को शूटिंग डाउन किया गया था, मार गिराया गया था। मिस्टर राउटे एडेड द मेजॉरिटी ऑफ 298 विक्टिम ऑफ द प्लेन विच वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम एम्स्टर्डम टू कुआलालंपुर वर डच। ये कौन लोग थे, डच लोग। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ आप देखने वाले हैं फॉरेन वाले पेज से ही, ये है विकीलीक्स के फाउंडर, ठीक है। तो जो विकीलीक्स की फाउंडर हैं अभी कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। स्टेला मॉरिस असांज, ये वाइफ है विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांजे की।
इन्होंने एक पिटीशन दायर करी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिसीजन को टू एक्स्ट्राडाइट हिम टू द यूएस। ब्रिटिश सरकार कह रही है हम इनको अपने देश से कहाँ भेजने वाले हैं, यूएस भेजने वाले हैं। एंड अपील फॉर क्लेमेंसी फॉर द यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट से इन्होंने मदद की मांग करी है। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन पब्लिशर हैं इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ यूएस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट, लेकिन इन्होंने इसका ऑब्जेक्ट किया है, इसका विरोध किया है।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड आई है, ठीक है। तो जो इंपोर्ट ऑफ यूरिया है ये और भी आसान हो जाएगा 2025 तक। अल्टरनेटिव फार्म विल रिप्लेस इट, ऐसा कहना है मांडविया का, ठीक है। मनसुख मांडविया का कहना है कि अब यूरिया की जगह किसान कुछ और चीज़ खेतों में फेंकेंगे। अब ये चीज़ क्या है और कैसे रहेगी इसके बारे में अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मनसुख मंडाविया का कहना है एक स्पेशल पैकेज लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया का किसानों के लिए हम लेकर के आए हैं, एज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ बिकम अनबैलेंस्ड इन द कंट्री, क्योंकि हमारे देश में फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल है वो अनबैलेंस हो गया है। उनका कहना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश का जो रेशो रहेगा वो 4-2-1 रहेगा, पहले ये 8-3-1 हुआ करता था। तो जो बैलेंस ऑफ द सॉइल है ये डैमेज हुआ है, प्रोडक्शन भी जो है सैचुरेटेड हो गया है। रिजल्ट के तौर पर देखा जाए ज़्यादा खाद डालना पड़ जा रहा है और प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। इससे सॉइल की हेल्थ, ह्यूमन की हेल्थ, एनिमल की हेल्थ और एनवायरनमेंट की हेल्थ पर गलत असर पड़ रहा है। यदि हम फर्टिलाइजर का ओवर यूज़ करते हैं, एक अध्ययन के अनुसार, ठीक है, 16% प्रोडक्शन में गिरावट आई है पंजाब में, डिस्पाइट ए 10% इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इन द स्टेट। पंजाब कह रहा है हमने 10% और भी ज़्यादा इस्तेमाल करना चालू कर दिया है यूरिया, के बाद भी जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पा रहा है। इससे सॉइल की हेल्थ गिरने लग जाती है टाइम के हिसाब से, टाइम टू टाइम। इट इज़ क्लियर दैट बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ नीडेड फॉर स्टडी प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी एंड हेल्पिंग फार्मर्स टू, ऐसा मनसुख मंडाविया का कहना है। अब यहाँ पर बताया जाता है कि देखिए सरकार ने नैनो यूरिया को अप्रूवल दिया था, इसमें सभी प्रकार के वैज्ञानिक स्टडी की सहायता ली गई थी, सेवरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की मदद करी गई, के द्वारा मदद करी गई, डिपार्टमेंट में इसने पार्टिसिपेट किया गया। इससे ये पता चला कि इससे सॉइल की हेल्थ ख़राब नहीं होती है। 500 ml की बोतल नैनो यूरिया की ये 45 किलोग्राम यूरिया के बराबर है। इनका कहना था कि देखिए यदि आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे इसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये मिट्टी में बहता नहीं है, इसलिए नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।